It is really the saddest part which I am seeing from the parent side, that sometimes we are getting a chance to interact with the teachers and the school office, but they are not finding the time for their children. It is really surprising. ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बच्चा जब पैदा होता है तो माँ बाप 24 घंटे उसकी परवरिश में लगे होते हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है उनके प्रति पेरेंट्स के पास समय नहीं है। अभी जब मैं इस मीटिंग के लिए आया उससे पहले मेरे को नीचे उनके पेरेंट्स मिले, वो कहते सर हमको जाना समय नहीं है। थोड़ा सा सोचो ये बच्चे किसके हैं? ये बच्चे जिनके लिए आपके पास समय नहीं है। आज जो हम दुर्दशा देख रहे हैं पेरेंट्स की कि बुढ़ापे में बच्चे उनके लिए समय नहीं दे पा रहे हैं। आप अपने आप से प्रश्न पूछो कि आप बच्चों को क्या सिखा रहे हो? वर्ल्ड इज बिकमिंग ग्लोबल। बच्चे नेट पे बैठे होते हैं, सोशल साइट्स पे बैठे होते हैं। दे आर मेकिंग फ्रेंड नॉट फ्रॉम कोटा। आपके बच्चे का मित्र हो सकता है अमेरिका में हो सकता है लंदन में हो सकता है सिंगापुर में, टीवी और इंटरनेट के माध्यम से हो। आज पूरे वर्ल्ड का कल्चर देखते हैं। जो ड्रेसेस हम देखते हैं बच्चों में, जो कि हेयर स्टाइल हम देखते हैं बच्चों में, वो हमारे आसपास पड़ोस से नहीं सीखे हैं, वो नेट से या टीवी से पूरी वर्ल्ड कल्चर को देख के चेंजेस आ रहे हैं। इसको अपन इस तरह से भी ले सकते हैं कि मानो कि फिलॉसफर जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक फ्लैग एक पोल में लगा है और वो हवा में उड़ रहा है। तो पहला फिलॉसफर कहता है द फ्लैग मूव्स, नेक्स्ट कहता है नहीं द विंड इज ब्लोइंग, तीसरा कहता है ना तो फ्लैग मूव कर रहा है ना ही wind is blowing, your mind is blowing actually. So what is happening nowadays? We are telling the children are changing, children are telling the parents are not listening. But the third situation is this: we are not ready to accept the situation which is changing in this world, the environmental change. Our mind is not ready to accept it. Because we have traditional language. आज एक बच्चा अपनी माँ को टीच कर रहा है। There is a problem with the child who is scolding or not addressing the mother properly. उसको बच्चे को एक पड़ोसी ने कहा बेटे तुम इस तरह से माँ से व्यवहार करते हो, तो कहीं तो मम्मी की प्रॉब्लम है, मेरी थोड़ी है। Such kind of mentality is there. एक डॉटर जिसको मदर कहती है बेटे तुम अपने बॉयफ्रेंड से बातों में न लगे रहो, मोबाइल पे बेहतर है घर में बैठो, उसके साथ मत घूमो। तो डॉटर कहती है मम्मी आपको अपनी लाइफ में हो सकता है बॉयफ्रेंड ने डिच किया हो, चीट किया हो, मिसट्रस्ट किया हो, मेरा बॉयफ्रेंड तो काफी ट्रस्टफुल है। इस तरह के सवाल आज उठने लगे हैं। ये एनवायरमेंटल चेंज है जिसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इसको किस तरह से पेश किया जाए इस पे मनन करना पड़ेगा। डिग्री लेने से कुछ नहीं होने वाला। आज सोचा जहाँ पे पेरेंट्स एक आस लेके अपने बच्चों को भेजते हैं IIT, MBA और फॉर PhD एक्सेट्रा, लेकिन दुर्भाग्य है कि कोटा में जो 2 लाख बच्चे आते हैं उनमें से कम मेरा मानना है 10,000 पेरेंट्स अपने बच्चे को खो देते हैं। वो ट्रैक से भटक जाता है। वो बच्चा जो उनका खुद के खून का बच्चा है उसको उनको शर्म आती है अपना बच्चा कहने के लिए। मैं जिस सीट पे बैठा हूँ बहुत से पेरेंट्स से काफी अंदर तक की बातें होती है। बड़ा दुख होता है जब पेरेंट्स की दयनीय स्थिति देखते हैं कि बच्चे उनकी कुछ भी नहीं सुनते। उसके लिए दोषी कौन है? आज आप उम्मीद
आज क्या हम अपनी पत्नी से वो व्यवहार करते हैं जो आज हम अपने बच्चे से उम्मीद करते हैं कि वो हमसे व्यवहार करें? क्या आज हम अपने बच्चों को वो वातावरण दे रहे हैं जिनकी अपेक्षा हम बच्चों से करते हैं? इसके लिए हमें सोचना होगा, क्योंकि बच्चा एक तरह से इंजन की तरह है जिसको रेगुलर फ्यूल चाहिए। उसका ब्रेन एक इंजन की तरह है, उसको रेगुलर फ्यूल चाहिए, और रेगुलर फ्यूल यदि दूषित होगा तो इंजन खराब होगा। So what we are seeing nowadays, we are not giving proper environment. It is reflected. PTM जो कि ऐसे वन के बाद हो रहा है, वहां पे पेरेंट्स की उपस्थिति नगण्य है। तो पेरेंट्स को इतना ही समय नहीं है कि बच्चा क्या परफॉर्मेंस कर रहा है। तो आप क्या सोचते हो ये बच्चे आपके काम के रहेंगे? मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं कि ये बच्चे वही बच्चे हैं जो या तो यूएस में बस गए, या सिंगापुर में बस गए, या यूके में बस गए। पेरेंट्स ने अपना मकान बेच दिया उनकी कैरियर बढ़ाने के लिए, और वहां से बुढ़ापे के समय मात्र 1000 रुपए का चेक आता है मंथली, जो सोचते हैं हम 1000 रुपए में मिल जाता है, क्योंकि हमारे नेता भी कहते हैं 5 रुपए में एक समय का खाना भरपेट खाया जाता है। ये तो बात है। तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, यदि हम अपने बच्चों के लिए समय नहीं निकाल सकते तो इससे ज्यादा तकलीफ दे स्थिति कभी नहीं होगी। अभी मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, मोबाइल फोन नंबर चेंज हो जाता है। सबसे बड़े दुख की बात है कि कई बार बच्चा लाइफ और डेथ की स्थिति में होता है, हम हॉस्पिटल में होते हैं, पेरेंट्स को फोन कर रहे हैं, फोन नंबर नहीं लगता। आप सोचो यदि हम उसको गलत हॉस्पिटल में ले गए जो आपकी पसंद का नहीं और बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई तो स्कूल प्रशासन दोषी। यदि आप इतनी भी जिम्मेवारी नहीं ले सकते कि अपना एड्रेस जो चेंज हुआ या मोबाइल नंबर जो चेंज हुआ वो स्कूल प्रशासन को या उसके डॉक्यूमेंट्स में चेंज कराया जाए। आप स्कूल से उम्मीद करते हैं बच्चा बस यहाँ तराश में भेजा है और हीरे की तरह चमक के निकलेगा। ये बड़ा धोखा है। जो पेरेंट बच्चे के साथ 24 घंटे रहता है उसके पास 24 मिनट नहीं है कि वो उसका होमवर्क चेक कर ले या डायरी चेक कर ले। और स्कूल में जो 40 बच्चे हैं एक टीचर से उम्मीद करता है कि हर क्वेश्चन ढंग से चेक हो, करेक्शन हो, कहीं गलती हो जाती है तो एकदम पहाड़ उठ जाता है कि मैडम देखो आपने तो ये गलत को सही कर दिया। मेरे को बड़ी खुशी होगी आप इन चीजों के लिए लड़ो टीचर से, लेकिन तभी लड़ सकते हो जब आप उसमें गलतियां ढूंढने के लिए समय निकालोगे। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं आप अपने बच्चों के लिए समय निकालिए। क्यों? क्योंकि समय यदि आप नहीं दोगे तो वास्तव में इनसे बात करने के लिए आपको समय नहीं मिलेगा, जो आज के पेरेंट्स की सबसे दर्दनाक स्थिति है। इसीलिए कई बार साधु संतों को मैं देखता हूं वो बड़े दुखी होके वृद्धाश्रम शुरू करते हैं। इस देश में वृद्धाश्रम वास्तव में जिस देश की संस्कृति बदले पूर्वक हो वहां पर वृद्धाश्रम की कल्पना करना ही वास्तव में एक अभिशाप है। आज कई बार बच्चे मदर को ये कहते हैं देखा मैडम मॉम यू आर लुकिंग टुडे यू आर ब्यूटीफुल। तो मदर पूछती भाई क्यों? तो बच्चा कहता है मम्मी आज सुबह से आपने बिल्कुल डांटा नहीं। तो आप सोचिए यदि आपको ब्यूटीफुल बनना है तो कम से कम एक ही बदलाव खिलाओ कि डांटना बंद कर दो। लाइफ में ये भी मान के चलो बच्चों को जितना अपन साधन देंगे उतना ही उनको इस दुनिया से कमजोर बना देंगे, ये दुनिया से नहीं लड़ पाएंगे। यू नो वेरी वेल एग्जाम्पल ऑफ कोकून एंड बटरफ्लाई। जो कोकून से जब बटरफ्लाई लार्वा बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है तो काफी स्ट्रगल करता है उसमें से निकलने को। और एक आदमी उस स्ट्रगल को देख रहा था, उसको तरस आया कि क्यों ना इस कोकून को थोड़ा ब्रेक कर दे इसकी शेल। तो वो लार्वा निकला, लेकिन बटरफ्लाई के इसमें विंग्स नहीं आए और वो भाई ट्रिपल होकर मर गया। क्योंकि विंग्स नहीं है तो बटरफ्लाई कैसे उड़ेगी? तो वही स्थिति बच्चों की है। इन बच्चों को कभी आपको मौका मिले नेट पे या उसमें तो अब्राहम लिंकन ने हेडमास्टर को एक लेटर लिखा था अपने बच्चे के लिए कि सर इसको जिस तरह से आप दूसरे बच्चों को टैकल करते हो यदि ये गलती करता है तो इसको पनिश भी करिए,
इसको दुनिया में क्या सत्य है उसका भी ज्ञान होना चाहिए, सत्य का भी ज्ञान होना चाहिए। उस लेटर को पढ़िए, वास्तव में वो लेटर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एक पेरेंट्स को 100% उसको पढ़ना चाहिए। आपने देखा होगा हम पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, ये है वो है। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपसे शेयर करता हूँ। दो पड़ोसी हैं, एक पड़ोसी 70 साल का किसान है, उसका लंबा चौड़ा खेत है, फार्म हाउस है, और दूसरा पड़ोसी पास में एरिस्टोटिस देते रहता है, मॉडर्न पेड़ है। तो जो मॉडर्न पेड़ था उसका पेड़ बड़ा हो गया और उसकी पत्तियां उस फार्मर की किसान की जो छत थी उसमें गिरने लगी। तो किसान को अच्छा नहीं लगा और वो पड़ोसी के घर गया। तो पड़ोसी ने कहा मेरी पत्तियां हैं कि भाई ये तो मेरी छत को नुकसान पहुंचा रही है, ये पेड़ को आपको काटना पड़ेगा। तो जो पढ़ा लिखा इंसान था वो सोचने लगा कि किसान जो रात दिन खेती करता है, पेड़ों के साथ रहता है, नेचर के करीब है, वो पेड़ काटने की बात कर रहा है। अल्टीमेटली कोर्ट में केस चला गया और ये पाया गया कि जो पड़ोसी है उसको पेड़ काटना पड़ा। ये फ्रांस के अंदर की घटना है। उसके बाद से कोई भी जो पड़ोसी होते हैं तो पेड़ कम से कम 3 मीटर की दूरी पे होना जरूरी है। What it reflects, इस घटना को अल्टीमेटली क्या होता है कि जो जेंटलमैन होता है वो कहता है मैं आपका सारा खेत खरीद लेता हूँ, मेरे को दे दो। किसान कहता नहीं, मेरे को यहीं रहना। कंक्लूजन ये है इस स्टोरी का कि आज हमारे माइंड में जो बच्चा देख रहा है, आप देख रहे हो, उसके बियॉन्ड सोचते ही नहीं हो। आपने देख लिया भाई आईआईटी के अलावा कोई कैरियर नहीं, पीएमडी के अलावा कैरियर नहीं, टीचिंग तो टीचिंग के अलावा। कम से कम आप सोचो जो जॉब्स आज आपके बच्चे कर रहे हैं, क्या आपने कल्पना की थी क्या 15 साल पहले की जॉब होगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस तरह से मिलेंगे आपको? तो आज के भविष्य में क्या होगा ये आपको नहीं पता है। भविष्य के हिसाब से कैरियर फॉर्मेशन पे आप फोकस करिए। डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। यदि आप डिस्कवरी चैनल देखोगे जिसमें जो 50 फोटोग्राफर टॉप है उनके पास एक के पास भी डिग्री नहीं है, फोटोग्राफी का कोई डिप्लोमा नहीं है। कारण क्या? डिप्लोमा डिग्री लेके फोटोग्राफर तो बन सकते हो, लेकिन जंगल में फोटो खींचने के लिए जिगर चाहिए। शेर की आंखों में आंखें डाल के फोटो खींचना आसान नहीं है। वो उसी में आता है जिसका फोटोग्राफी पैशन हो, जो वाइल्ड लाइफ को एक मित्र की तरह समझता हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हम डिग्रियों में ना सुनते। हाँ, ये लिटरेचर इज एसेंशियल पार्ट। लिटरेरी सोसाइटी के अंदर एक डिग्री कम से कम इतनी होना जरूरी है कि बच्चा सर उठा के इस सोसाइटी में मूव कर सके। लेकिन डिग्री को उसके टैलेंट से मत जोड़िए। यदि उसका टैलेंट, उसकी स्ट्रेंथ सपोज बैडमिंटन में है, सपोज टेबल टेनिस में है, सपोज ड्राइंग में है, सपोज इंग्लिश में है। मैंने ऐसे बहुत से पेरेंट्स देखे उनके बच्चे दे आर गुड इन सोशल साइंस, लेकिन बच्चे को अल्टीमेटली साइंस दिला देते। बच्चे स्ट्रॉन्ग हैं इंग्लिश में, लेकिन उसको कॉमर्स दिला देते हैं। ये क्यों नहीं करते कि उसको आर्ट्स दिला देते, उसको इंग्लिश के अंदर रहने कराया है, हो सकता है बहुत बड़ा ऑथर बन जाए। तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आज के जमाने में जो भी इंफॉर्मेशन है, आपको आश्चर्य होगा 1900 में जो इंफॉर्मेशन थी उसको दुगना होने में 100 साल लगते थे। वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम 45 साल में इंफॉर्मेशन डबल हो जाती थी और 2010 तक इंफॉर्मेशन को डबल होने में महीना लगता था, और आज की तारीख में इंफॉर्मेशन हर 10 घंटे में दुगनी हो जाती है। लेकिन बात यह है, इंफॉर्मेशन दुगनी होने से विजडम दुगनी नहीं होती है। विजडम वही 1900 वाली है और वही 2000 BC वाली है। मैन माइंड इज नॉट चेंज एट ऑल। तो मैन के अंदर जो माइंड है उसकी विजडम इंडिविजुअल होती है। वो
आप जो एनवायरमेंट दे रहे हैं उसके हिसाब से ही डेवलप होगी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें बच्चों को टाइम देना होगा, और टाइम जब तक हम नहीं देंगे तो क्या हाल होगा। एक छोटी सी स्टोरी और मैं आपको कंप्लीट करूंगा बात कहती कि जापान की बात है। मैं नेट पे बैठा था तो लगभग 1993 1993 5 जून में एक घटना होती है। आई वॉज रीडिंग इट इज इन 23rd जनवरी 2013 में नेट पे मैं जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर होते हैं उसमें पढ़ रहा था कि एक आदमी नाइट सूट के अंदर मृत पाया गया। The old man died in the night suit। भाई नाइट सूट में कोई मरा है तो या तो वो अपने घर के बेडरूम में मरा होगा या फिर हॉस्पिटल में मरा होगा। तो ये खुशी की बात है कि कोई ना कोई उसके आसपास था जब वो मरा। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट आया कि जो व्यक्ति मरा वो बेडरूम में मरा। तो जो कल्पना अपन कर रहे हैं कि वो घर में मरा या हॉस्पिटल में, तो ये अपना कंक्लूजन हो गया कि वो हॉस्पिटल में नहीं मरा। मरने का भी कारण हो सकता है, या तो उसने सुसाइड किया हो या फिर इसको मार दिया हो साजिश के तहत। लेकिन जब पुलिस ने जो वर्जन दिया तो पुलिस का कहना था कि उसकी जो मौत है वो हार्ट अटैक से हुई है। तो ये जो कल्पना अपन कर रहे थे कि या तो उसको किसी ने मार दिया, और जापान तो टोक्यो इतना सिक्योर्ड है कि वहां पे यदि आप कार में मूव करते हैं और आपकी बैक सीट पे यदि कुछ सामान पड़ा है तो वो सामान को पूरा कवर्ड कराते हैं। मतलब वहां पे ह्यूमन बीइंग की इतनी वैल्यू है तो वहां पे अटैक तो हो नहीं सकता। दूसरा, सुसाइड भी नहीं किया क्योंकि पुलिस ने कहा कि उसका तो हार्ट अटैक हो गया मरा। अब उससे भी ज्यादा जो जैसे सनसनी फैलती है, तो सनसनी के नाम से जो खबर आई हुई आई कि जो आदमी मरा कि वो जस्ट लाइक दिस स्केलेटन, नो बॉडी वाज देयर। क्यों? तो एक स्केलेटन था जो नाइट सूट में था। ये और चौंका देने वाली बात है। लेकिन पुलिस ने देखा कि वहां पर एक अखबार पड़ा था, वो अखबार 5 जून 1993 का था। तो उससे ये साबित हुआ कि वो आदमी 20 साल पहले मरा। तो जो आदमी 20 साल पहले मरा उसको ट्रेस आउट किया गया 20 साल बाद। तो प्रश्न ये उठता है कि 20 साल पहले जो व्यक्ति मरा क्या उसका कोई फ्रेंड नहीं था, कोई रिलेटिव नहीं था? तहकीकात से पता लगा कि 20 साल पहले उसका डाइवोर्स हुआ जब वो 45 साल का था, और वो जो हाउसिंग बोर्ड डेवलपमेंट सोसाइटी के फ्लैट में रहता था। और अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने वो जो हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी थी उसको ब्रेक करने के लिए, डिमोलिश करने के ऑर्डर दे दिए थे। तो उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने फ्लोर में से कहीं अच्छी जगह से हो जाता किराए के मकान में। अब जब वो ड्राइवर से ही वहां रहने लगा और जब वो हाउसिंग बोर्ड का जो प्रोजेक्ट था कंप्लीट हुआ तो कंपनी बैंकरप्ट हो गई। बैंकरप्ट होने के साथ साथ ये जो एम्प्लॉय था उस हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी में, उसने भी अपने दोस्तों से लोन लिया था, पैसा उधार लिया था। तो अल्टीमेटली दोस्तों ने देखा कि वो गायब हो गया, मेरे सफेद कि आप पैसा नहीं देना चाहता है इसलिए गायब हो गया। तो जो वाइफ एक्स वाइफ उसकी थी उसने कभी ये सोचा भी नहीं कि मैं पता करूँ आदमी कैसे है, कहाँ है, क्या है। ये घटना मैं इसलिए आपको सुना रहा हूँ, ऐसी ही घटनाएं कुछ अपने लोगों के साथ होगी, उनमें से अपन होंगे। क्यों? आज सोसाइटी बहुत ही सिंक्रोनाइज होती जा रही है। We are not caring about brothers and sisters. We are not caring about our neighbors. तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि बच्चों को कुछ ऐसे संस्कार दो जिससे अपना जीवन, अपना भविष्य भी अच्छा बने और इनका जीवन भी और अच्छा हो। धन्यवाद।